आरोप ये लगे कि आप दिल्ली के अंदर सिर्फ इसलिए चुनाव लड़े क्योंकि आम आदमी पार्टी को हराना है। जो आम आदमी पार्टी दिल्ली में हारी है, एक तरीके से हमारे लिए ये जीत ही है। महिला मुख्यमंत्री, लेकिन गाली गलौज वाला टैग वो भी अब सामने नजर आ रहा है। इस तरह की गाली गलौज की जो राजनीति है वो देश के लिए हानिकारक है। अभी तक तो हम देख रहे थे कि धार्मिक राजनीति करती बीजेपी दिखाई दे रही थी, लेकिन क्या भाषा को भी बांटा जा रहा है, विभाजन कर? वही मैं बोल रही हूँ कि उर्दू कहाँ से इस्लाम की भाषा हो गई, तो अरबिक क्या है? मुस्लिम होने के नाते मुझे घर नहीं मिला, देखा आम मुसलमान का क्या हाल होता होगा देश में। इसमें क्या गलत बोला मैंने? आप पूरी इतिहास मिटा रहे हैं, पर फिर भी कब तक मिटाएंगे? एक ना एक दिन लोगों की आंखें खुलेंगी, जिस दिन खुलेंगी उस दिन आप वापस नहीं आएंगे। मुमताज जी, राहुल गांधी और पीएम मोदी दोनों की राजनीति को आप कैसे देखते हैं? राहुल जी की जो सोच है बिल्कुल सही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM, मैं आपके साथ नफीसा खान। लोकसभा चुनावों में कांग्रेस के बेहतर प्रदर्शन के बाद राज्य दर राज्यों में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन को लेकर लगातार सवाल उठे और दिल्ली चुनावों के नतीजों के बाद अब कांग्रेस के अस्तित्व को लेकर सवाल उठने लगे कि आखिर कांग्रेस किस दिशा में बढ़ रही है या फिर कांग्रेस अपनी जमीन को खोती जा रही है। ऐसे में खास बातचीत करने के लिए मेरे साथ कांग्रेस के दिग्गज नेता अहमद पटेल की बेटी मुमताज पटेल जी हैं। उनसे खास बातचीत करते और समझते हैं कि कांग्रेस को लेकर लोगों के भीतर से भरोसा क्यों गायब होता जा रहा है। ये वो नाम है, ये वो चेहरा है जिनके पिताजी ने कांग्रेस के लिए एक लंबे समय तक काम भी किया और गुजरात की राजनीति में सबसे बड़े चेहरे बनकर अहमद पटेल उभरे थे। उनसे बात करते और समझते हैं कि दिल्ली चुनावों में जब आप लंबे समय तक एक्टिव दिखाई दी चुनावों के दौरान, तो शुरुआत चुनाव से करें मैम या फिर इस चीज़ से करें कि अहमद पटेल की सियासी विरासत को उनकी बेटी कैसे बचा रही है और कैसे आगे बरकरार रख रही हैं? हमेशा कहती आई हूँ, राजनीतिक विरासत नहीं ली है मैंने उनकी, क्योंकि जो उन्होंने काम किया शायद ही उनकी बेटी होने के नाते भी मैं कर पाऊँगी। तो आपने जो कहा, सियासत की बात करें, विरासत की बात करें या चुनाव की बात करें, जहाँ से आप शुरू करें, क्योंकि सब कुछ ही हमारे अंदर मौजूद है और यही देखकर हम बड़े हुए हैं। बिल्कुल, गुजरात की राजनीति से आप लोग लगातार सक्रिय रहे, लेकिन दिल्ली चुनाव में आप काफ़ी एक्टिव दिखाई दी। जी, दिल्ली के परिणाम आ गए हैं, बीजेपी ने मुख्य महिला को दिल्ली को दे दिया है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? दिल्ली चुनावों में जो स्थिति कांग्रेस की रही, उम्मीद थी? नहीं, उम्मीद नहीं थी, पर बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद ज़रूर थी। देखिए, मालूम था कि इस बार के चुनाव में कांग्रेस की सरकार तो नहीं बन सकती थी, पर उम्मीद पूरी थी कि 5-10 सीटें आती और ट्रायंगुलर फाइट था। जानबूझ के गठबंधन नहीं किया, क्योंकि आपने जैसा शुरू में कहा, कांग्रेस के अस्तित्व का सवाल था और अगर गठबंधन ही करते रहेंगे तो कांग्रेस फिर से रिवाइव ज़मीन से कैसे करेगी। रिवाइवल ज़रूर है, जहाँ जहाँ ज़मीन पे गए, जहाँ जहाँ लोगों से मिले, एक बदलाव चाह रहे थे, पर कहीं ना कहीं चुनाव के नतीजे के बाद ये समझ आया कि लोगों को लग रहा था कि जो लोग भाजपा नहीं चाहते थे, उनको लग रहा था कि कांग्रेस की सरकार तो आनी नहीं है, तो आम आदमी पार्टी को अगर हम वोट देंगे तो शायद उनकी सरकार बनेगी और भाजपा बाहर रहेगी। तो इस कंफ्यूजन में हम पीछे रह गए। लेकिन आरोप ये लगे कि आप दिल्ली के अंदर सिर्फ इसलिए चुनाव लड़े क्योंकि आम आदमी पार्टी को हराना है और बीजेपी का कहीं ना कहीं आप समर्थन कर रहे हैं। 27 साल का वनवास खत्म कराने में कांग्रेस का समर्थन है। ओके, 27 साल का वनवास था, तो आप समझ सकते हैं कि आप डबल इंजन सरकार की बात करें, 10 वर्ष से मोदी जी की सरकार केंद्र में रही है, पर जब जनता नहीं चाहती तो उन्होंने भाजपा को 27 वर्ष दिल्ली में मौका नहीं दिया। कांग्रेस भाजपा के समर्थन करने की बात तो कहीं आती नहीं है। कांग्रेस का, जैसे मैंने कहा, अस्तित्व का सवाल था। आम आदमी पार्टी का जो वोट बैंक है, और आम आदमी पार्टी जिस वोट बैंक पे पिछले 1 दशक से जीत के आई है, वो कांग्रेस का वोट बैंक रहा है। अगर हम आम आदमी पार्टी के साथ ही गठबंधन करते रहेंगे और हमारा वोट बैंक वहीं ट्रांसफर होता रहेगा, तो कांग्रेस रिवाइव कैसे करेगा? तो ये बीजेपी के साथ मिलने की बात नहीं थी। कांग्रेस अपना जो वोट है, अपने वोटर्स हैं, उनको वापस लाने की कोशिश कर रही, उनको भरोसा दिलाने की कोशिश कर रही थी कि आप हमारे साथ फिर से जुड़ सकते हैं, आप हमें समर्थन कर सकते हैं और हम आपको वैसी ही मजबूत सरकार देंगे जैसे कि शीला दीक्षित जी की कांग्रेस की सरकार थी 15 वर्ष दिल्ली में। जी, एक दो सवाल और दिल्ली के लेते हैं, उसके बाद गुजरात चलते हैं, क्योंकि मुमताज जी, आप सबसे ज़्यादा सुर्खियों में तभी आई जब आपका गठबंधन हुआ लोकसभा में। जी,
उससे पहले दिल्ली के अंदर देखिए आपकी भी मुख्यमंत्री रही शीला जी, आम आदमी पार्टी से केजरीवाल रहे और अब रेखा गुप्ता हैं जी। कौन ज्यादा बेहतर दिल्ली के लिए रहा? नहीं, अब देर इज नो कंपैरिजन टू शीला दीक्षित जी की जो सरकार थी। आज भी हम दिल्ली के चुनाव में पिछले 3-4 महीने से काम कर रहे थे, लोग उनकी सरकार को याद कर रहे थे और लोगों को पता था कि दिल्ली ने जो तरक्की करी, दिल्ली में जो विकास हुआ है शीला दीक्षित जी के वक्त, वैसा विकास आज तक दिल्ली ने देखा नहीं। और दिल्ली की जो अब स्थिति है, मतलब जो शीला दीक्षित जी करके गई थी, कांग्रेस की सरकार करके गई थी, आप उसको मेंटेन भी नहीं कर पाए। अगर आप देखेंगे दिल्ली की हालत, आप जानते हैं, आप यहाँ रहती हैं, आपने अब पूछा कि भाजपा की, तो अभी तो रेखा जी मुख्यमंत्री बन के आई हैं। खुशी है हमें कि एक महिला मुख्यमंत्री दिल्ली को मिली। अब देखना चाहेंगे कि डबल इंजन सरकार कैसे चलती है। महिला मुख्यमंत्री, लेकिन गाली गलौज वाला टैग वो भी अब सामने नजर आ रहा है। वो तो भाजपा में सभी करते हैं, महिलाओं की, पुरुषों। ये तो एक जो अग्रेसिव पॉलिटिक्स है भाजपा की, कहीं ना कहीं लोग इससे प्रभावित हुए हैं, जो मुझे लगता है। और वही सबसे एक गलत किस तरीके से मैं बोलूँगी, एक गलत एग्जाम्पल सेट हुआ है, क्योंकि इस तरह की जो राजनीति है, इससे देश तरक्की नहीं कर सकती। जी बेशक कुछ टाइम के लिए ड्रामा अच्छा लगता है, वोट मिल सकते हैं, टीआरपी मिलती है, पर लॉन्ग रन में इस तरह की गाली गलौज की जो राजनीति है वो देश के लिए हानिकारक है। लोकसभा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन होता है और आप सबसे ज्यादा नाराज उस दौरान दिखाई दी। जी। क्या डर ये था कि पिताजी की जो सियासी विरासत है वो आपके हाथ से जा रही थी? नाराजगी क्या थी सबसे बड़ी? नहीं, मैंने अभी आपको जैसे कहा कि पिताजी की सियासी विरासत लेने का कोई मकसद नहीं रहा। नाराज़गी मुझे इस बात से थी कि गुजरात में 26 सीटें, उसमें से भरूच की जो सीट थी, उसको एक तीसरी पार्टी लड़ रही है। हम चाहते थे, वहाँ पे एक ट्राइबल लीडर थे जिन्होंने आम आदमी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ा। ऐसी बहुत सारी रिजर्व्ड सीट्स थी जहाँ से लड़ सकते थे, भरूच ही क्यों? भरूच में एक ट्रेडिशनल कांग्रेस और बीजेपी का फाइट रहा है हमेशा। जी, लोकसभा में बेशक कांग्रेस पार्टी पिछले 5 टर्म से नहीं जीती, पर मैं वही बार बार याद दिलाती थी कि भरूच को कांग्रेस की तरफ से अहमद पटेल संसद में थे, तो चाहे राज्यसभा से थे कि लोकसभा से थे, वो 15 वर्ष से ऊपर लोकसभा से रह चुके थे, 30 वर्ष लगातार राज्यसभा से सांसद थे। तो भरूच के पास एक कांग्रेस का सांसद हमेशा से था। अब कांग्रेस को ही आप वहां से हटा दें और गठबंधन में ये पर्टिकुलर सीट अगर आप आम आदमी पार्टी को दे दें, नाराजगी उस बात की थी। नाराजगी इस बात की नहीं थी कि मैं चुनाव नहीं लड़ रही हूं, क्योंकि अभी तो डिसाइड ही नहीं हुआ था कि चुनाव लड़ कौन रहा है। मुझे टिकट तो मिली नहीं थी और ना ही सिर्फ मेरे लड़ने की बात थी, वो तो कांग्रेस पार्टी तय करती कि कांग्रेस से कौन उम्मीदवार बनता। तो नाराजगी ये थी कि गुजरात में, वो भी खास करके, पहली बात तो मैं चाहती नहीं थी कि गुजरात में गठबंधन हो, क्योंकि जहां जहां तीसरी पार्टी को आपने मौका दिया, और आम आदमी पार्टी की बात करें तो वो कांग्रेस के वोट बैंक पर ही उतर के आती है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी को डेंट देती, तभी हम आम आदमी पार्टी को भाजपा की बी टीम बोलते हैं। अब हरियाणा में देखिए क्या हुआ, अब दिल्ली में देखिए क्या हुआ पिछले 10 वर्ष में, गुजरात में देखिए क्या हुआ। सबसे खराब प्रदर्शन 2022 की विधानसभा में, मैं लोकसभा से पहले की बात कर रही हूँ, जहां पे कांग्रेस को 50, 60, 70 सीटें आती थी, वहां कांग्रेस 17 पे निपट गई। क्यों? क्योंकि आम आदमी पार्टी आके 12% वोट शेयर ले गई। आम आदमी पार्टी गुजरात में चुनाव लड़ी और एक राष्ट्रीय दल बन गई। तो ये तो सीधा कांग्रेस के साथ उनकी टक्कर है। तो हमारे लिए इस बार जो आम आदमी पार्टी दिल्ली में हारी है, एक तरीके से हमारे लिए ये जीत ही है, क्योंकि यहाँ से लड़ाई हम वापस करेंगे हमारे ट्रेडिशनल वोटर्स को लाने की। आपने 2022 गुजरात विधानसभा की बात की है, क्या आप ये मानती हैं कि अगर अहमद पटेल जी होते आपके पिताजी, तो स्थिति इतनी खराब ना होती कांग्रेस की? बिल्कुल। यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी कि एक सॉफ्ट विस्पर चलता था कि अहमद पटेल जी जो हैं, उनकी मोदी जी के साथ बहुत अच्छी दोस्ती है, इस वजह से एक समझौता था और कांग्रेस की सरकार गुजरात में नहीं आती थी। और अगर
परिणाम कुछ अलग होते तो शायद इस बात को और फूंक मिलती, पर बिना अहमद पटेल के 2022 का चुनाव गुजरात ने देख लिया और परिणाम ऐसे कभी नहीं आए। एक ज़माना था जब कांग्रेस के पास 11-12 लोकसभा की सीटें रहती थीं, मैंने जैसे कहा 50, 60, 70, 2017 में हम नियरली 90 के ऊपर पहुंच गए थे विधानसभा में, और 17 पे अब जब निपट गए, आज तो हमारे पास 13 सीटें हैं सिर्फ विधानसभा में। तो ये बिना अहमद पटेल के गुजरात की राजनीति है। बिल्कुल अहमद पटेल थे तो कांग्रेस का एक मजबूत गढ़ था, और कांग्रेस के लोग थे, कांग्रेस के नेता थे, कांग्रेस जीतती थी। आपकी पिताजी के साथ आपकी तस्वीर जी। देखिए, आपने बचपन से अपने पिताजी को राजनीति करते देखा है जी। उस वक्त की राजनीति और मौजूदा समय की राजनीति में क्या बदलाव आप देख पाती हैं? अभी आपने कहा गाली गलौज की राजनीति, पहले ना एक सम्मान रहता था ऑपोजिशन में, सरकार में एक दूसरे के प्रति इज्जत रहती थी, सम्मान रहता था। आज तो आप देखेंगे तो नज़रें फेर के लोग निकल जाते हैं, मतलब क्योंकि आप स्क्रीन पे इतना बुरा बोलते हैं, आप मंच पे इतना एक दूसरे के बारे में बुरा बोलते हैं कि आप नज़र नहीं मिला पाते। हम लोगों ने ये बचपन में बड़े होते नहीं देखा था। हमने एक आपस में एक इज्जत देखी थी, आपस में सम्मान देखा था, आपस में प्रेम देखा था कि ठीक है आप मुद्दों पे लड़े, पर विपक्ष और सरकार का देश की तरक्की में साथ होना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस बढ़ती नफरती राजनीति का जिम्मेदार आप किसको मानती हैं? मैं बिल्कुल सीधा जवाब भाजपा को ही देती हूँ, क्योंकि अगर वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए आप नफरत की राजनीति करते हैं तो फिर से, जैसे मैंने कहा, देश तरक्की नहीं करेगा। हमने देखा कि किस तरीके से संविधान की शपथ लेकर नेता सदन में जाते हैं, चाहे वो राज्यसभा हो, विधानसभा, लोकसभा में नेता पहुंचते हैं, लेकिन उसी सदन के भीतर से कुछ मर्यादित भाषा का अपमान भी हमने देखा है। दानिश अली का उदाहरण अगर हम देखें, रमेश बिधूड़ी किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, और अब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ विधानसभा में उर्दू शब्द को टारगेट करते हुए, कटमुल्ला शब्द का इस्तेमाल करते हुए, इस भाषा को सुनकर आप क्या समझ रही हैं कि क्या सिर्फ उर्दू को टारगेट किया जा रहा है, उसको दरकिनार करने की कोशिश है, या फिर उसके जरिए उर्दू बोलने वाले लोगों पर ये एक तरीके का हमला है? भाषा धार्मिक कैसे हो सकती है? पहली बात, आपने कभी सुना है कि हिंदुओं की ये भाषा है, क्रिश्चियंस की ये भाषा है, बुद्ध की ये भाषा है, इस्लाम की ये भाषा है? कहाँ से? अब अगर आप उर्दू को एक इस्लामिक भाषा बोल रहे हैं तो मिडिल ईस्ट में क्या बात करते हैं? हर देश में अपनी भाषा इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आप लोगों को गलत नैरेटिव क्यों प्रेजेंट कर रहे हैं? और जो आपने बात करी अभी कि जिस तरीके के शब्द इस्तेमाल होते हैं, हाल ही में आपने कंट्रोवर्सी देखी होगी, इंडिया ये जो रणवीर इलाहाबादिया वगैरह, आपने देखा कि कितना ज़्यादा आउटरीच रहा है पब्लिक में भी, और जिस तरह की भाषा आम जनता इन लोगों के ऊपर इस्तेमाल कर रही है। मैं कभी कभी सोचने की कोशिश करती हूँ कि इस तरह की भाषा नेताओं पे क्यों नहीं लोग इस्तेमाल करते, क्योंकि इससे ज़्यादा बुरा तो हेट स्पीच है। और जिस तरह की हेट स्पीच होती है उससे आप समाज में समाज को बांट रहे हैं, आप नैरेटिव सेट कर रहे हैं, जैसा मैंने कहा, अपनी वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए, और ये बिल्कुल गलत है। इसको ये बदलाव आना चाहिए। अगर आगे जाके हम जैसे लोग राजनीति में कुछ बदलाव ला सकते हैं तो हम इस चीज़ में बदलाव लाएंगे कि एक रिस्पेक्ट होना चाहिए, एक भाषा में कंट्रोल रहना चाहिए, और इतना मतलब इतने सदियों पुराना ये देश है, कल्चर है हमारे पास, 600 से ऊपर हमारे पास भाषाएं हैं, अलग अलग स्टेट्स के लोग हैं, हाँ, अलग अलग रिलीजन है हमारे पास, इतनी ज़्यादा संस्कृति और सभ्यता है, और ये हम दुनिया को दिखा रहे हैं। लेकिन क्या सवाल ये भी है मुमताज जी कि अभी तक तो हम देख रहे थे कि धार्मिक राजनीति करती बीजेपी दिखाई दे रही थी, लेकिन क्या भाषा को भी बांटा जा रहा है, विभाजन कर? वही मैं बोल रही हूँ कि उर्दू कहाँ से इस्लाम की भाषा हो गई, तो अरबिक क्या है? आप समझ रहे हैं? कुरान, जो कुरान शरीफ है वो अरबिक में लिखा गया है। ऐसे इतने देश हैं जो इस्लामिक कंट्रीज़ कहते हैं। आप अगर मलेशिया जाएंगे तो क्या वहाँ की भाषा उर्दू है? अरबिक भी नहीं है, मलेशियन है, राइट? अगर मैं गुजरात से मुस्लिम हूँ, गुजराती बात करती हूँ,
जी। हाँ, आप समझिए मतलब, पर लोगों को क्या दिखाया जा रहा है कि उर्दू भाषा को बैन करना चाहिए, क्यों? क्योंकि इस्लामिक भाषा है। मतलब क्या नैरेटिव सेट कर रहे हैं आप? कटगुल्लापन की ओर विपक्ष ले जाना चाहता है देश कौन को। सी भाषा का शब्द है, मुझे तो पता भी नहीं है, इसका मतलब क्या है? क्या 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 साबित करने की कोशिश कर रहे हैं आप समझ जी। रहे हैं क्या साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, और लोगों को क्या दिखा रहे हैं, लोगों को क्या बता रहे हैं? अगर आप मुख्यमंत्री हैं एक स्टेट के, तो आपके लिए सब बराबर होने चाहिए ना। आप इस तरीके से भेदभाव क्यों कर रहे हैं? आप इस तरीके से समाज को क्यों बांट रहे हैं? आप इस तरीके से वोट बैंक की राजनीति क्यों कर रहे हैं? क्या सिर्फ वोटों के लिए करेंगे? संविधान की आपने बात करी, संविधान की शपथ लेकर आप संसद में जाते हैं, तो आपके लिए सब बराबर नहीं होने चाहिए? बिल्कुल, लेकिन सवाल ये भी है कि योगी जी जी। उर्दू से दूरी बनाते हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी जो उन्हीं की पार्टी के हैं वो उर्दू में भाषण देते हैं विदेशों में जाके मुस्लिम लीडर्स के साथ गर्मजोशी से गले लगते हैं। तो ये नीति में फर्क क्यों दिखाई दे रहा है? देश के अंदर नफरत को बढ़ावा, विदेशों में जाके संबंध को मजबूत करने की कोशिश। नफरत से देश में अगर आप वोट पाएंगे तभी तो विदेश में जाके आप भारत को रिप्रेजेंट करेंगे ना, वरना कैसे हो सकता है? अगर आप सिर्फ अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ पे, या आप जो विकास की बात कर रहे हैं इस पे अगर आप चलने की कोशिश करेंगे, तो आप देख रहे हैं कि देश में क्या विकास हो रहा है। आप सिर्फ नफ़रत से वोट पा रहे हैं, ये चल रहा है, ये नैरेटिव जो है आपके लिए अभी वर्क कर रहा है। पर उम्मीद रख रही हूँ कि जो आगे की जनरेशन्स आएंगी, आगे की जो पीढ़ी आएंगी, वो इस दोगलेपन को देख रही है, वो समझ रही है कि ऐसे देश नहीं चलने वाला। हमारी जो आगे की पीढ़ी है वो बदलाव लेकर आएगी। मुमताज जी, मैं आपका एक इंटरव्यू सुन रही थी जी। उसमें आपने कहा कि आपको घर नहीं मिल पा रहा किराए जी। पे क्योंकि आप मुसलमान हैं। जी बिल्कुल। इस बयान की मायने क्या है? अभी आप यहाँ पे जहाँ बैठ के मेरा इंटरव्यू कर रही हैं, तो ये हमारे कांग्रेस के परिवार हैं, उनके माध्यम से मुझे ये घर मिला, क्योंकि परिवार एक दूसरे को जानते हैं। पर यहाँ से मुझे अभी शिफ्ट करना है और मैं पिछले 2 वर्ष से घर ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ, नहीं मिल रहा है। अब मुझे, जब मैंने ये बयान दिया तो मुझे कहा कि आपको हिंदू एरिया में ही क्यों चाहिए? अब आप मुझे बताइए कि हम यहाँ बैठे हैं, कौन डिसाइड करता है कि ये हिंदू एरिया है? और अगर हिंदू एरिया भी है तो मैं भी इस देश की नागरिक हूँ। क्या मेरा हक नहीं बनता कि मैं ऐसे इलाके में घर लूँ जो मेरे बच्चों के स्कूल के पास हो या मेरे लिए सहूलियत हो? क्यों डिसाइड करना है कि मुझे एक मुसलमान एरिया में जाना है क्योंकि मैं मुसलमान हूँ, या फिर कोई हिंदू किसी मुसलमान एरिया में नहीं रह सकता? ये क्या है? बराबरी का हक हमें संविधान ने नहीं दिया है। अगर मैं मेरी सरकार के लिए वोट कर सकती हूँ और वो वोट सबके लिए बराबर है, तो मेरा हक नहीं बनता है क्या? ये बयान मैंने कोई सेंसेशनलिज्म के लिए नहीं दिया था। मुझसे पूछा गया था कि मुसलमान की हालत इस देश में क्या है, तो एक बड़े ही ऑर्गेनिक तरीके से निकला कि भाई आप देखिए, मैं एक राजनीतिक परिवार को बिलोंग करती हूँ, एक पर्टिकुलर बैकग्राउंड से आती हूँ, तो भी मुस्लिम होने के नाते मुझे घर नहीं मिला। तो एक आम मुसलमान का क्या हाल होता होगा देश में? इसमें क्या गलत बोला मैंने? सच्चाई है ये। और मैं उसी पर एक बार फिर से आपकी जो राय है वो जानना चाहती हूँ। आप खास हैं, खास इन द सेंस कि आप एक बैकग्राउंड से हैं, तब आपको घर नहीं मिल पा रहा। लेकिन हम ऐसे देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों से खबर सामने आती है कि कॉलोनियों से मुसलमानों का बहिष्कार कर दिया जाता है, उसमें घर लेने की परमिशन हिंदू लोग नहीं देते। यहाँ तक कि दिल्ली के अंदर बीजेपी के नेता खुले मंच से कहते हैं कि मुसलमानों का बहिष्कार करना, उनसे कोई सामान नहीं खरीदना, उनकी दुकानों पर नहीं जाना। बिल्कुल, तो इस तरीके के जो एग्जाम्पल सामने आ रहे हैं मैम, मुसलमानों की स्थिति, मुसलमानों के हालात क्या? आज मैं बताऊंगी, हमारे दोस्त रहते हैं उत्तर प्रदेश में, वो बताते हैं कि उनके बच्चों को बाकी बच्चों के साथ खेलने नहीं दिया जाता क्योंकि वो मुसलमानों के बच्चे हैं। मतलब ये कब, हमने तो कभी ऐसा नहीं देखा। जब हम बड़े हो रहे थे, हमारे घर में हमारे दोस्त आते थे, हम हमारे दोस्तों के घर जाते थे, रहते थे। मैं कॉलेज में थी, रमज़ान में मैं रोज़ा रखती थी, और अगर मैं अपने दोस्तों को कहती थी थोड़ी देर घर चलते हैं नमाज़ पढ़ने, सब मेरे साथ आते थे। अगर हम कहीं घूमने भी निकले होते थे, मतलब रिस्पेक्ट होती थी एक दूसरे के रिलीजन की ओर, धर्म की ओर एक रिस्पेक्ट होती थी, एक दूसरे की परंपरा संस्कृति की ओर। हम लोग, मैं रोज़ा खोलती थी तो मेरे दोस्त मेरे साथ बैठ के रोज़ा खोलते थे। अगर उनके यहाँ दिवाली पूजा होती थी तो मैं जाती थी। पर आज इतना इनटॉलरेंस हो गया है,
और दोनों तरफ से मैं कहूँगी कि अगर मैं किसी मंदिर पे चली गई सिर्फ विजिट करने के लिए तो मुझे दोनों तरफ से गालियाँ पड़ती हैं। अगर मैं गुजरात में एक संस्कृति के नाते नवरात्रे में गरबा में चली गई तो भी मुझे सुनने को मिलता है दोनों तरफ से। मतलब इतनी इनटॉलरेंस क्यों है, इतनी नफरत क्यों है? हमने तो ये बड़े होते हुए नहीं देखा और हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे भी इस माहौल में बड़े हों। आज अगर आप मुझे किसी टॉपिक पे पूछेंगे, मैं अगर कोई रिलीजन रिलेटेड टॉपिक होगा, मेरे को बोलने में शायद 2 बार सोचना पड़ेगा क्योंकि मैं मुसलमान हूँ। यही इशू अगर आप किसी और को पूछे जो कि मुस्लिम नहीं है, वो शायद आसानी से बोल दे, पर कितनी बार होता है कि मुझे सोचना पड़ता है। मैं अगर इस विषय पे बोलने जाऊँगी एक आम नागरिक की तरह, एक हिंदुस्तानी की तरह, तो शायद मेरा विरोध होगा क्योंकि मैं मुस्लिम हूँ। तो ये हालत हो गई है देश की। बिल्कुल। और अभी आपने देखा होगा कि दिल्ली की सीएम बीजेपी की ओर से बना दी गई हैं रेखा गुप्ता, लेकिन जब वो सीएम हाउस में जाती हैं तो एक तस्वीर सामने आई है जिसमें से बाबा साहेब अम्बेडकर की और भगत सिंह जी की तस्वीर को हटाकर मोदी जी, राष्ट्रपति और गांधी जी की तस्वीर है। ये जो बदलाव देखा गया है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये सरकार ने वैसे भी किया है पिछले इतने वर्षों में। अगर आप योगी जी की बात करें, शहरों के नाम बदलते हैं, पॉलिसीज़ के नाम बदलते हैं, अगर कोई नई योजना निकालेंगे तो उसका नाम, मतलब पुरानी चीज़ को नया ट्विस्ट देकर। आप गांधी जी की बात करेंगे तो अब सावरकर जी आ गए। हिस्ट्री को बदलना, किताबों में इतिहास को मिटाना, मतलब और कुछ तो किया ही नहीं है। ये इतिहास याद रखेगी कि इस सरकार ने क्या किया है, पर जो था जो है। आज आप हर जगह खोद के ढूंढ रहे हैं मस्जिद के नीचे मंदिर, ठीक है, पर कैसे, मतलब एक कंट्रोवर्शियल बात बोलूँगी, हम इस्लाम में भी कि हम लोग क्या कब्रिस्तान में एक कब्र के ऊपर कितने होते हैं। आप कितनी पीढ़ी के बाद ढूंढते रहेंगे कि भाई, आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ, किसकी कब्र कहाँ है। मतलब ये तो एक गुमराह की बात भी नहीं है। आप कल उठ के बोलेंगे कि ताजमहल तोड़ दो, आप कल उठ के बोलेंगे कि संसद भवन तोड़ दो, इसके नीचे भी कुछ हो सकता है। तो ऐसे आप इतिहास कैसे बदल सकते हैं? ये तो जो अच्छा, देश में भी जो है सो है, मुगल रह के गए हैं, अंग्रेज रह के गए हैं, आप क्या बदल सकते हैं इतिहास को? आज आपकी सरकार है, 100 वर्ष बाद कोई बताने की कोशिश करेंगे कि किताबों में से हटाई दे कि मोदी जी एक प्रधानमंत्री थे, तो आप उस चीज़ को, इतिहास को बदल सकते? नहीं बदल सकते। तो ये क्या एक मजाक बना हुआ है, कुछ नहीं। आपके पास मुद्दे नहीं हैं, आपके पास बताने के लिए आपकी कोई अचीवमेंट्स नहीं है, तो आप सिर्फ, जैसा मैंने कहा, नफरत की राजनीति पे वोट बैंक पॉलिटिक्स कर रहे हैं। इसी से आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली लोग गुमराह हो रहे हैं। सबसे बड़ा डेंजर जो है, लोग ये सब बातें मान रहे हैं, लोग इन सब बातों में आ रहे हैं। अभी रिसेंटली एक प्रोग्राम में गई थी और वहाँ पे यही बात मैंने कही कि जो फेक न्यूज़ है, सबसे बड़ा इस देश के लोकतंत्र को या इस देश को खतरा है, वो फेक न्यूज़ है। और ये जो फेक न्यूज़ है, ये फैक्ट्री, सबसे बड़ी फैक्ट्री भाजपा की IT सेल चला रही है, जो रोज़ व्हाट्सएप पे गलत अफवाहें, गलत खबर जो चल रहा है। अभी हमने जो बात करी है नाम बदलने की राजनीति, इसी पे पिछले 10 वर्ष से हम चल रहे हैं। आप पूरी इतिहास मिटा रहे हैं, पर फिर भी कब तक मिटाएंगे? एक ना एक दिन लोगों की आंखें खुलेंगी, जिस दिन खुलेंगी उस दिन आप वापस नहीं आएंगे। बिल्कुल। देखिए, इतिहास बनता है और बिगड़ता है, लेकिन कुछ अपना भी अचीवमेंट होना चाहिए। मुमताज जी, राहुल गांधी और PM मोदी दोनों की राजनीति को आप कैसे देखती हैं? नहीं, देखिए, अलग अलग राजनीति है बिल्कुल। राहुल जी जो है, उनका जो दिल और दिमाग है ना, वो लोगों की, जनता के साथ है। और जो वो संविधान की बात करते हैं, बराबरी के हिस्से की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, बिल्कुल सही डायरेक्शन में सोच रहे हैं, क्योंकि देश को इसी की ज़रूरत है। जब तक हर नागरिक को बराबर का हक नहीं मिलेगा, आज करोड़ों लोग भूखे सोते हैं और चंद लोग जो हैं वो पूरे देश की इकोनॉमी चला रहे हैं। तो इतना ज़्यादा अगर अंतर होगा
तो जाहिर है देश आगे कैसे बढ़ने वाला है। तो राहुल जी की जो सोच है बिल्कुल सही है कि आखिरी तबके के इंसान तक को उसका हक मिलना चाहिए। मोदी जी बिल्कुल पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बजा रहे हैं, पर देश में असलियत जो है उसको आप छुपा नहीं सकते हैं। देश की जो असली हालात है, आज डॉलर का आप हाल देखिए, स्टॉक मार्केट का हाल देखिए, महंगाई का हाल देखिए, बेरोज़गारी का हाल देखिए, इसके जवाब कहाँ से देने वाले हैं? और इसी की लड़ाई जो है वो राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं, इसी हक की लड़ाई राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं। मैं सिर्फ आखिरी सवाल ले रही हूँ, लड़ाई तो कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, राहुल गांधी ग्राउंड जीरो पर भी हमें देखने को मिल रहे हैं लगातार, वो हर वर्ग के साथ जाकर मिलते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं। लेकिन क्या वजह है कि राज्य दर राज्य कांग्रेस हार रही है और जनता का भरोसा उससे उठता जा रहा है और बीजेपी पर बनता जा रहा है? तो गलतियाँ खामियां ज़रूर होंगी, हम लोग भी इस पे गंभीरता से सोच रहे हैं कि कहाँ कांग्रेस पार्टी मात खा रही है। लोगों का भरोसा फिर से जीतना होगा। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर आप समझ सकते हैं कि एक इकोसिस्टम बना हुआ है जहाँ पे पूरा सिस्टम इनके साथ है। आपने इलेक्शन कमिश्नर को जो चुनने का प्रोसीजर था उसको भी बदल दिया, तो आप संविधान के साथ छेड़छाड़ करें। सारे इंस्टीट्यूशंस आपके कब्जे में हैं, वोटर लिस्ट में हेर फेर हो रही है। आज हम अगर फिर से बैलेट पेपर की मांग करेंगे, मोदी जी के ख़ास दोस्त ट्रंप साहब ने भी बोल दिया कि बैलेट पेपर ही होना चाहिए, क्योंकि जहां मशीन की बात आती है वहां पे हेर फेर होता है। तो हमें नहीं लगता कि जो चुनाव के जो परिणाम आ रहे हैं वो सच्चे परिणाम आ रहे हैं। ज़रूर इसमें कहीं ना कहीं हेर फेर है, पूरी हमें यकीन है, पर हम लोग शायद और ताकत से नहीं लड़ पा रहे, या अगर हम जो ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो काफ़ी नहीं है। पूरी उम्मीद रख रहे हैं कि जनता, जिस दिन जनता साथ देगी और जनता आंखें खोलेगी, फिर आप जो मर्जी कर लें, आपकी ये आप जो ये धकोसला कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं, वो चलने वाला नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम, हमें समय देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। मुमताज पटेल हमारे साथी जिससे हम खासा बातचीत कर रहे थे, लेकिन सवाल ये है कि कांग्रेस अब अपनी रणनीति को बदलने के लिए काम कर रही है या फिर मंथन और चिंतन के बाद नई रणनीति के साथ बिहार में आने वाले चुनावी राज्यों में दिखाई देगी। कांग्रेस किस तरीके से अपने खोए हुए जनाधार को वापस पाती है, देखना होगा। देखते रहिए 4PM, मैं थी आपके साथ नफीसा खान।